नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जगुका जीके हब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हम यहां पर राजस्थान के विभिन्न टॉपिक्स को पढ़ते हैं और वन बाय वन हम सबसे पहले जो हमने टॉपिक लिया है वो राजस्थान की फिजिकल ज्योग्राफी का लिया है। तो राजस्थान की फिजिकल ज्योग्राफी में हमने कई 5-7 महत्वपूर्ण प्रारंभिक टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब जो अगले टॉपिक्स आने वाले हैं उन पर हम विचार करेंगे। तो लास्ट मैंने आपको जो टॉपिक एंड करवाया था वो था राजस्थान का भौतिक विभाजन, कि राजस्थान के कौन कौन से भौतिक विभाग हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं और उनको किस तरह हम कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है उसका मैं केवल एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक को पहले इंट्रोड्यूस करना जरूरी है और फिर इस पर हम आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो जो हम टॉपिक आज से राजस्थान में स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम अपवाह तंत्र। राजस्थान में जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो करेंगे अपवाह तंत्र। मैं दोनों बायलैंग्वेज इसको लिखता जाऊंगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। अपवाह तंत्र बोलेंगे या इसको हम क्या बोल सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम के नाम से हम इसको क्या करेंगे, जानेंगे। अब बात यह आती है कि अपवाह तंत्र होता क्या है। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र जो जलीय क्षेत्र बनता है, भले वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, आंतरिक हो या बाह्य हो, उस पूरे तंत्र सिस्टम को हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। यानी जल का निकास या जल का मार्ग या जल की एक व्यवस्था जो है उसको हम क्या बोलेंगे, अपवाह तंत्र के नाम से जानेंगे। तो जब अपवाह तंत्र पर आते हैं तो आपके परिप्रेक्ष्य में, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपवाह तंत्र जब पढ़ते हैं तो उसमें पहला टॉपिक जो आपका आता है ये आती है आपकी नदियां। अपवाह तंत्र में आपकी आती है नदियां, इनको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स। नदियां आती है, नदियों को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स कहते हैं। और इनके साथ साथ जो सहायक नदियां होती है, जो ट्रिब्यूटरीज होती है, सहायक नदियां, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो एक तो नदियां, अपवाह तंत्र का एक टॉपिक हो गया, नदियां या सहायक नदियां आ जाती है। ठीक है, और दूसरा अपवाह तंत्र के अंतर जब हम पढ़ते हैं तो सेकंड इसमें एक सेक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, झीलें। सेकंड जो सेक्शन होता है इस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, झीलें बोलते हैं, या इनको किस नाम से जानते हैं, लेक्स के नाम से जानते हैं। झीलें या क्या बोलते हैं, इनको हम लेक्स कहते हैं। ठीक है, या तो हम क्या बोल देंगे, झीलें बोल देंगे, या फिर इनको क्या बोल देंगे, लेक्स कह देंगे। तो जब इसको हम अध्ययन करते हैं तो फिर ये दो चीजें हमारे सामने आती है कि एक तो होती है हमारी प्राकृतिक झीलें, प्राकृतिक झीलें यानी नेचुरल लेक्स, नेचुरल। ठीक है, और दूसरी हमारी झीलें कैसी होती है, कृत्रिम होती है। इसको आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं, मैन मेड भी बोल सकते हैं। या तो हम क्या बोल देते हैं इसको, आर्टिफिशियल या मैन मेड। तो ये दो प्रकार की क्या हो गई, झीलें आ गई। अब इसमें भी हम जब पढ़ते हैं तो जो प्राकृतिक झीलें हो गई, फिर उनमें दो कैटेगरी आती है। एक तो ताजे पानी की, ताजे पानी की झीलें, यानी इसको हम बोलेंगे फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक, या मीठे पानी की झीलें भी कहते हैं। और फिर प्राकृतिक में ही दूसरी आ जाती है खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें यानी सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, आप ढंग से समझना, मैंने दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन की। पहले देखो, डिस्ट्रीब्यूशन को समझना बहुत जरूरी है कि जब तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझेंगे तब तो एक टॉपिक शुरू करना इसमें नहीं है। और पहले यह समझना जरूरी है, डायरेक्ट ऐसा नहीं नदियां चालू करा दी, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। टॉपिक सिस्टमेटिक ढंग से होता है और वैसे ही होगा, घास नहीं कटेगी। ठीक है, भले ही छोटा करें टॉपिक पर क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, अपवाह तंत्र हमारा क्या होता है, कोई भी जल या नदी का जो क्षेत्र होता है, कोई भी जल भराव का क्षेत्र होता है, पानी का एक मार्ग प्रदान करने वाला क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं अपवाह तंत्र। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं।
अब इसमें हम दो तरह से अपवाह तंत्र को डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हैं। एक में हमारी आती है नदियां, और हमेशा नदियों की क्या होती है, सहायक नदियां होती है। मैं बताऊंगा किस किस तरह से हम इन्हें पढ़ते हैं, वो आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा इसमें आती है, जो टॉपिक आता है अपवाह तंत्र में, वो हमारा टॉपिक कौन सा आता है, झीलें आती है। जब झीलें आती है तो झीलों को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो होती है प्राकृतिक झीलें, और एक कौन सी होती है, कृत्रिम झीलें होती है, ठीक है। तो एक प्राकृतिक हो गई, और दूसरी झीलें जो हो गई वो कौन सी झीलें हो गई, कृत्रिम झीलें हो गई। अच्छा, प्राकृतिक झीलें वो हो गई जो झील में पानी आपने देखा होगा स्थिर रहेगा, कोई बहता हुआ पानी नहीं होता है, किसी सोर्स से आता है। हो सकता कई नदियां हैं जो झीलों में आकर गिरती है, पर झील का पानी ऐसे बहता हुआ पानी नहीं माना जाता, ठीक है। तो दो प्रकार की झीलें हो गई, एक प्राकृतिक झीलें और दूसरी कृत्रिम झीलें। प्राकृतिक झीलें यानी नेचुरल लेक्स हो गई, यानी जो प्रकृति की क्रियाओं के द्वारा अपने आप स्वतः ही जिनका निर्माण हुआ है, इस प्रकार की झीलों को प्राकृतिक झील कहते हैं। माना कोई ज्वालामुखी फटा तो उसका मुंह बन गया, और ज्वालामुखी फटा तो मुंह बड़ा हो गया, वहां जो झील बन गई उसको काल्डेरा झील कह दिया या क्रेटर झील कह दिया। इसी तरह कोई उल्का पिंड आके गिरा, जब उल्का पिंड किसी पृथ्वी के हिस्से पर गिरेगा तो वहां बड़ी सी खड्डेनुमा भूमि बन जाती है, और वहां पर फिर प्राकृतिक रूप से वर्षा का जल या किसी नदी का जल प्रवाहित होकर वहां भर सकता है। इस प्रकार की झीलों को भी हम क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार गोखुर झीलें होती है कि कोई नदी आ रही हो तो बीच में बाधा आ जाए तो नदी अपना ऐसे राउंड करके घूम जाती है, तो वहां जो टेम्पररी झीलें बन जाती है वो गोखुर झीलें हो जाती है। कुछ पर्वतीय चट्टानों के खसकने से झीलों का निर्माण होता है, जिन्हें विवर्तनिकी झीलों के नाम से जानते हैं। तो अनेक उदाहरण है, ठीक है। तो ये सारी झीलें प्राकृतिक झील है। अब प्राकृतिक झीलें दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक झील होगी ताजे पानी की, बहुत उदाहरण है, भारत में भी है, राजस्थान में भी है, और दूसरी होगी खारे पानी की झीलें। दोस्तों एक बात अब हमेशा ध्यान रखना, देखो ये प्राकृतिक झीलें हैं, ये कृत्रिम झीलें हैं। कृत्रिम कोई राजा महाराजा, कोई शासक, कोई प्रशासन ऐसी झीलों का निर्माण करवाएगा जिनको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल लेक बोलेंगे या मैनमेड लेक्स के नाम से जानेंगे। तो कभी भी आपको ध्यान रखना, जो कृत्रिम झील होगी वो खारे पानी की नहीं मिलेगी आपको। जो कृत्रिम झील होगी वो आपको खारे पानी की नहीं मिलेगी, और खारे पानी की नहीं मिलेगी इसका आपसे रीजन पूछा जाए कि भाई खारे पानी की क्यों नहीं मिलेगी, उसका क्या कारण है। तो कारण यह है कि खारे पानी की झील प्रकृति के द्वारा निर्मित होती है, और कोई व्यक्ति अगर झील बनवाता है तो उद्देश्य होता है जलापूर्ति करना। भाई जलापूर्ति करना कि इधर से जितनी भी, अब राजस्थान चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की बात कर लो, तो जिन जिन शासकों ने झीलों का निर्माण कराया है उन्हें अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया है कि भाई जब अकाल पड़ जाए, क्योंकि राजस्थान में पड़ते रहते हैं, तो अकाल पड़ जाए, परिस्थितियां विपरीत हो, विषम हो, विकट हो, तो जनता को कुछ कुछ मात्रा में पानी उससे दिया जा सके, भले वो दैनिक कार्यों के लिए हो, भले कृषि कार्यों के लिए हो, तो उसका एक उद्देश्य होता था। इसलिए खारे पानी की झीलें तो काम की नहीं है, ना तो पीने योग्य पानी होगा, ना सिंचाई का पानी होगा, ना और किसी काम में आ पाएगा। इसलिए जो कृत्रिम झीलें होगी वो डेफिनेटली आपकी ताजे या मीठे पानी की होगी, जबकि प्राकृतिक झीलों में आपको दोनों प्रकार की झीलें मिलती है, ताजे पानी की और ये खारे पानी की झील, ठीक है। तो हम एक एक करके इसको अध्ययन करेंगे, मतलब झीलों का भी इसमें अध्ययन करेंगे। तो ताजे पानी की झीलें राजस्थान में कौन सी है, उन झीलों की क्या क्या विशेषताएं हैं वो सारी पढ़ेंगे। खारे पानी की झीलें कौन सी है, क्योंकि अभी जब मैंने आपको नागौर का पठार पढ़ाया था तो मैंने आपको कुछ खारे पानी की झीलों के नाम लिखवा दिए थे, कुछ जो खारे पानी की झील थी उनके नाम आपको लिखवाए थे। अच्छा, तो उनको एक्सप्लेन करना भी अभी बचा हुआ है, उनको एक्सप्लेन करने का काम बचा हुआ है, तो वो आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। अब आते हैं नदियों पर, नदियां या सहायक नदी। अब यहां पर अभी जगह नहीं है, सुनना मेरी बात, इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूं। कंटिन्यू नेक्स्ट स्लाइड पे कंटिन्यू कर देता हूं, इसका पूरा का पूरा मैं बता देता हूं, ठीक है। देखिए अब आगे नदियां या रिवर्स क्या हो गई, आपकी नदियां हो गई, या इसके साथ क्या हो गई, इसको क्या बोल सकते हैं, रिवर्स कह सकते हैं। अब तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। देखो पहला डिस्ट्रीब्यूशन राजस्थान की नदियों का बंगाल की खाड़ी की ओर
बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां, ठीक है, वह नदियां जो बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाती है। अपना इसमें पॉइंट नंबर यहां पे मैं 1 कर देता हूं, पॉइंट नंबर फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल अगर पूछे जाए आपसे कि एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, तो देखना इसके, जैसे एक नदी आपकी हो गई चंबल, बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली में चंबल हो गई। अच्छा, एक नदी आपकी कौन सी हो गई बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली, बनास हो गई। एक नदी का और नाम लिखूं तो यह कौन सी हो गई आपकी, बाणगंगा। ध्यान से सुनना, केवल मुख्य नदियां लिखी है, नदियां बहुत सारी है राजस्थान में, कौन सी पढ़नी है, कौन सी नॉर्मली पढ़नी है, कौन सी अच्छी तरह से पढ़नी है, कौन सी और अच्छी तरह से पढ़नी है, वो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, पर फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है। तो एक तो ये हो गया, वह नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है। जैसे अगर इस तरह से ये राजस्थान को ये आपने मान लिया, ठीक है, राजस्थान मान लिया। अब कई नदियां जैसे चंबल नदी इधर से होके मध्य प्रदेश से आके राजस्थान होते हुए यूपी में निकल जाती है, ये बनास नदी जाकर चंबल में मिल जाती है, ये बाणगंगा निकल जाती है। तो ये सारी नदियां अपना जल कहां ले जाएगी, बंगाल की खाड़ी की तरफ। कैसे, एक उदाहरण से बताता हूं, देखो समझना, मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूं उदाहरण समझाने के लिए। देखो, सबसे पहला आपका भारत की सबसे बड़ी नदी जो मानी जाती है, भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ये मानी जाती है गंगा। सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी भारत की कौन सी मानी जाती है, गंगा मानी जाती है। और गंगा अपना जल कहां ले जाती है, बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी अपना जल कहां ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अच्छा, भारत में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो मानी जाती है, ये मानी जाती है यमुना। भाई, भारत की सबसे लंबी नदी तो पहली नदी कौन सी है, गंगा है। पहली नदी कौन सी है आपकी, गंगा है। अच्छा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भारत में कौन सी है, यमुना है। ये पॉइंट भी आपको पता है, ये जो पॉइंट है ये कौन सा हो गया आपका, त्रिवेणी संगम इलाहाबाद। भारत में यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है, ये नदी आपकी हो गई चंबल, चंबल नदी, ठीक है, राजस्थान से गुजरती है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी जो मानी जाएगी, बनास। कौन सी हो गई, बनास हो गई, ठीक है। बनास की सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसको हम कहते हैं बेडच, बेडच नदी भी कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम कौन सा है, आयड़ नदी। बेडच नदी को क्या कहते हैं, आयड़ नदी कहते हैं। तो और भी कई नदियां हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, मेरा उद्देश्य क्या है समझाने का, कि बेडच नदी जो है वो कभी डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में जाएगी क्या, नहीं जाएगी। पर बेडच किस में मिल गई, बनास में। क्या बनास नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में जाएगी क्या, नहीं जाएगी। तो बनास किस में मिल गई, चंबल में। क्या चंबल नदी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगी, ये भी नहीं जाएगी। ये किस में मिल गई, यमुना में। तो क्या यमुना जाएगी, यमुना भी नहीं जाएगी। तो यमुना किस में मिल गई, गंगा में। और इन सभी नदियों का इनडायरेक्टली जल लेके गंगा सीधे कहां चल गई, बंगाल की खाड़ी में चल गई। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि राजस्थान की ये नदियां तो बंगाल की खाड़ी में गिरती नहीं है। तो भैया गिरती नहीं है तो जल तो इनडायरेक्टली गंगा में ले जा रही है, और गंगा जाके कहां गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। इसलिए ये सारी नदियां जितनी भी है, 1 2 3 4 5 और जितनी भी आएगी, गंभीर और वो नदियां भी आ जाएगी नीचे, ये सब नदियां किसकी सहायक नदी हो गई, गंगा की सहायक नदी हो गई। और इन सब को किस में शामिल करूंगा मैं, गंगा नदी तंत्र में। तो कहने का अर्थ यह है कि सहायक नदियां वह नदियां होती है जो अंतिम रूप से समुद्र तक नहीं जा पाती, पर मुख्य नदी को समुद्र तक पहुंचने में मदद या सहायता करती है। उन नदियों को क्या बोलते हैं, सहायक नदियां। फिर रिपीट कर रहा हूं, सहायक नदियां वो नदियां हो गई जो मुख्य नदी को समुद्र तक पहुंचने में हेल्प करती है, उनको क्या बोलते हैं, सहायक नदियां कहते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं वापस से हमारी जो पेज था हमारा, जो हम पढ़ रहे थे कि बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली मुख्य नदियां राजस्थान की कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। ठीक है, दूसरा आते हैं सेकंड, दूसरे नंबर पे जो नदियां आएगी। ठीक है, अच्छा अब दूसरे नंबर पे जो नदियां हैं उनसे कैसे हम करेंगे, तो दूसरी देखो, अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां।
अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां, वह नदियां जो अपना जल कहां ले जाती है, अरब सागर की ओर ले जाती है, ठीक है, यानी पश्चिम में। तो इन नदियों का पूछा जाए कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी नदियां कौन कौन सी है, तो इसमें आप लिख सकते हो, जैसे एक नदी आप लिख सकते हो माही, ठीक है। एक नदी हो गई आपकी पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास, ठीक है। एक नदी इसमें हो गई लूणी, और भी कई नदियां आएंगी, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या, वापस से क्या हुआ कि ये सब नदियां जो अपना जल ले जाती है, ये कहां ले जाती है, अरब सागर की ओर ले जाती है। इसको भी हम आगे डायग्राम से क्या करते हैं, समझते हैं। देखो तो एक तो बंगाल की खाड़ी वाला हो गया, एक अगर आएंगे हम आगे तो देखो इस तरह से राजस्थान से जो नदियां निकलेगी, ये देखो ये सारी नदियां, ये अरावली पर्वतमाला है, ये यहां से मध्य प्रदेश से ये माही नदी आ रही है, ये कौन सी नदी आ रही है, माही। यहां क्या हो गया, अरब सागर। कोई माही नदी अपना जल कहां ले जा रही है, अरब सागर में ले जा रही है। इधर से सिरोही जिले से एक नदी निकल रही है, पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास। तो पश्चिमी बनास भी अपना जल कहां ले जा रही है, अरब सागर की तरफ। इधर अजमेर से कौन सी निकल रही थी, लूणी, ये लूणी नदी बहती हुई जा रही थी, ये कौन सी थी, लूणी। लूणी भी अपना जल कहां ले जा रही है, अरब सागर में ले जा रही है। ऐसे ही एक नदी उदयपुर से निकलती है, ठीक है, इस नदी को कहते हैं साबरमती, राजस्थान से उद्गम होता है। तो साबरमती नदी भी अपना जल कहां ले जाती है, अरब सागर में लेकर जाती है। तो ऐसी नदियां जो पूर्व में अपना जल नहीं ले जाती, पूर्व में तो यहां पर तो कौन सी खाड़ी आएगी, बंगाल खाड़ी। कौन सी खाड़ी आएगी, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में नहीं ले जाके अपना जल कहां ले जा रही है, अरब सागर में ले जा रही है। तो इसको हम कैसे कोट कर सकते हैं कि अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां कौन कौन सी है, और बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो आते हैं हम पीछे हमारे बोर्ड पर ही वापस। तो इस तरह से आपको इन चीजों को क्या रखना है, थोड़ा समझना। आ गया, क्लियर है आपको समझ, ठीक है। तीसरी नदियां जो आएगी, थर्ड कैटेगरी की होती है अंतः प्रवाह की नदियां। तीसरे नंबर पर आएगी अंतः प्रवाह की नदियां, अंतः प्रवाह की नदियां। तो जो अंतः प्रवाह की नदियां हैं, ये इंटरनली प्रवाहित होती है, जमीन के नीचे से प्रवाहित होती है। अब आप बोलोगे जब जमीन के नीचे से होती है तो दिखती कब है, तो जब वर्षा ऋतु होती है, या तो वर्षा ऋतु बोल दो, वर्षा ऋतु होती है, या मॉनसून काल जब होता है, तो वर्षा ऋतु या मॉनसून काल में ये नदियां निकलती है, और ये नदियां निकलकर आपकी सतह पर भी आपको उस मॉनसून काल में दिखाई देती है। तो ये नदियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका अलग तीसरा सेगमेंट है। जैसे इसके मैं एग्जांपल लिख देता हूं आपके सामने। एक आपकी नदी हो गई इसमें घग्गर, ठीक है, एक इसमें आपकी नदी हो गई कांतली हो गई, ठीक है, एक नदी हो गई इसमें कांकनी नदी, ठीक है, एक नदी हो गई इसमें मेंथा नदी, ठीक है, एक नदी हो गई इसमें साबी नदी, ठीक है, एक नदी हो गई इसमें रूपारेल नदी, रूपारेल नदी, ठीक है। और अंतः प्रवाह में ही एक आपकी यहां पर नदी हो गई जिसको बोलते हैं रूपनगढ़, इसको बोलते हैं रूपनगढ़ का नाला, रूपनगढ़ का नाला। तो ये हो गई आपकी जी, इसको क्या नाम दे दिया, जी नाम दे दिया। तो कहने का अर्थ क्या है, ये जो सातों नदियां मैंने अंतः प्रवाह की लिखी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो इन्हीं सातों की सातों नदियों में से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। यही नदियां हैं सातों की सातों, और इन्हीं में से, यहीं से आपका क्वेश्चन क्या किया जाता है, पुटअप किया जाता है। तो वो दोस्तों आपको चीजें एकदम याद रखनी है। तो मैंने यहां पर जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन करा, आप टेंशन मत लो, अब इसको टेलीग्राम पे डलवा देंगे, और कल से हम, ध्यान से सुनना, कल इनसे ये जो आज मैंने पूरा अपवाह तंत्र का आपके सामने जो डिस्ट्रीब्यूशन रखा था, ये जो पूरा अपवाह तंत्र का डिस्ट्रीब्यूशन रखा था, इस अपवाह तंत्र से हम क्या कर देंगे, चीजों को शुरू कर देंगे। तो आप इसको देखते रहिए, एक एक चीज क्लियर होती चलेगी। मेरी बात आप मान के चलो, आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन नोट्स को देख लेंगे,
क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, आपकी टेस्ट सीरीज आयोजित होगी, उसके अलावा आपको किताब देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए। आप ये मत आपको ये कहीं बोलते मेरे टॉप करना है, तो टॉप करना उद्देश्य से पहले हमारा ये है कि हम एक सेफ रीजन में आ जाएं, हम एक सिलेक्शन वाले रीजन में आ जाएं। तो सिलेक्शन करना है तो फिर अननेसेसरी चीजों को पढ़ना छोड़ दो। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ, चीजें सिंपल है। जितनी शॉर्ट चीजें पढ़ोगे, जितने क्वेश्चन ज्यादा करोगे, उतना ही आपके लिए दोस्तों बेनिफिशियल रहेगा। तो आपने वीडियो को ध्यान से देखा, आपके लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें विभिन्न प्रकार से लाइक करके सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।